एसबीआई तू तो देव मानुष निकला। मित्रों, मैं सबसे पहले तो हाथ जोड़ के माफ़ी मांगना चाहूँगा एसबीआई के सारे ऑफिसर्स और स्टाफ मेंबर से, क्योंकि बाकी भारतीयों की तरह मैंने भी ये एसबीआई में पूरा दिन लंच ब्रेक चलता है ऐसे मीम्स को ट्विटर, फेसबुक सभी जगह पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किया था। लेकिन एक ग्लोबल मैगजीन ने अभी रैंकिंग जारी किया है कि एसबीआई वर्ल्ड का बेस्ट कंज्यूमर बैंक है। केवल भारत का नहीं, केवल एशिया का नहीं, पूरे वर्ल्ड का बेस्ट कंज्यूमर बैंक है। नंबर 1 इसकी कस्टमर सर्विस है। तो ये सब जो लंच ब्रेक के मीम चलते थे वो अब बंद हो जाने चाहिए। अब कुछ लोग कहेंगे कि हम ऐसे ग्लोबल रिपोर्ट और विदेशी लोगों की बातों को नहीं मानते, तो मेरा ये पूछना है आपको कि अगर कोई विदेशी प्रेसिडेंट ये कह दे भारत की इकोनॉमी डेड है तो आप मान लेते हैं? कोई विदेशी संस्था ये कह दे भारत में डेमोक्रेसी खतरे में है, आप मान लेते हैं? कोई विदेशी संस्था ये कहे कि ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स में पाकिस्तान के लोग भारत से ज्यादा खुश हैं, तो भी आप मान लेते हैं? तो फिर आपको यह भी मानना चाहिए कि एसबीआई वर्ल्ड का नंबर 1 बेस्ट बैंक है। खैर, हंसी मजाक बहुत हो गया। अभी इकोनॉमी के लिए काम की एक चीज पढ़ लेते हैं। हाँ तो मित्रों, इकोनॉमी करंट अफेयर्स में जानने लायक यह है कि एसबीआई ने शेयर बाजार से 25,000 करोड़ उठाए हैं यूजिंग QIP प्लेसमेंट। आप कहेंगे शेयर बाजार में हमने आईपीओ सुना था, ये QIP क्या होता है? ये पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न कि जब एसबीआई में हजारों लोग डेली लाइन में खड़े रह के पैसा डिपॉजिट करते हैं, तो ये शेयर बाजार से 25,000 करोड़ उठाने की क्या जरूरत थी? और तीसरा, इसके इर्द गिर्द यूपीएससी के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम देखेंगे। तो टाइम स्टैम्प के हिसाब से आप देख लेना। चलिए शुरू करते हैं। हाँ तो मित्रों, समझिए, जब भी किसी कंपनी को इन्वेस्टर से पैसा उठाना होता है तो नॉर्मली वो एक आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर, या एफपीओ, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर जारी करते हैं। तो वो ऐसी चीज़ है कि जिसमें रिटेल इन्वेस्टर, इंडिविजुअल इन्वेस्टर और साथ ही साथ ये टाटा म्यूचुअल फंड, एलआईसी, इंश्योरेंस, पेंशन कंपनियां, ऐसे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, दोनों टाइप के इन्वेस्टर इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और नॉर्मली ऐसा जो आईपीओ आता है, इसमें कोटा सिस्टम होती है कि जितने शेयर जारी हो रहे हैं उसमें से 35% हम रिटेल इन्वेस्टर्स को, छोटे निवेशकों को देंगे। 15% हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, अमीर लोग जो 2-5 लाख या करोड़ों का दाव लगाना चाहते हैं लेकिन एक एक व्यक्ति है, उनके लिए होता है। और बाकी 50% शेयर्स हो सकता है वो ये टाटा म्यूचुअल फंड, एलआईसी, ऐसे सब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व रखें। तो नॉर्मल आईपीओ में तो सबको कुछ ना कुछ मौका मिलता है। इसके अलावा एंकर इन्वेस्टर, एम्प्लॉय कोटा और भी चीज़ें होती है, लेकिन इसको अभी जटिल नहीं करना क्योंकि हमारा मुद्दा कुछ और है। हाँ तो नॉर्मल आईपीओ या एफपीओ के अंदर सभी को मौका मिलता है इन्वेस्टमेंट का। उसके मुकाबले ये जो क्यूआईपी प्लेसमेंट आता है, मतलब क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, तो उसमें रिटेल इन्वेस्टर, एक एक निवेशक को मौका नहीं मिलता। वो सीधा ही कंपनी बड़े संस्थागत निवेशक, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जैसे टाटा म्यूचुअल फंड, एलआईसी, ये सबको सीधा अलॉट कर देती है। तो दैट इज कॉल्ड QIP। तो अब समाचार जो बना कि एसबीआई ने करीब 25,000 करोड़ रुपए मार्केट से उठाए हैं, तो वो QIP रूट से उठाए, मतलब आम निवेशकों से नहीं, ऐसे बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से। और भारत के शेयर बाजार में अब तक का ये सबसे बड़ा लार्जेस्ट एवर QIP है। अब आपको यहाँ पर एक प्रश्न हो सकता है कि भाई डेली एसबीआई ब्रांच में तो कितने सारे लोग अपना पैसा डिपॉजिट करने आते हैं, तो ये अलग से शेयर बाजार से पैसा उठाने की क्या जरूरत पड़ी? उसका एक लाइन में जवाब है बासेल नॉर्म्स। वो क्या है डिटेल में अभी समझते हैं, और उसके बाद यूपीएससी में इसके आसपास जो पूछे गए ऐसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व करते हैं। मित्रों, आगे बढ़ने से पहले बस 2 छोटी सी जानकारी। पहला कि ये ताला खुल चुका है। अनअकैडमी के सारे पेड कोर्सेज, जीएस और ऑप्शनल के सारे 3 दिनों के लिए फ्री में अनलॉक हो गए, लेकिन 3 जुलाई इसमें रजिस्टर करने की आखिरी तारीख है, तो जल्द से इस ऑफर का फायदा उठाएं। और दूसरी बात मित्रों, इकोनॉमी के पिछले महीने के सारे करंट अफेयर्स द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस दोनों अखबारों से मैं आपको पढ़ाने वाला हूं बुधवार रात 9 बजे लाइव स्ट्रीमिंग में अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर। कंप्लीटली फ्री प्रोग्राम है। आप लाइव जुड़ेंगे तो वहां पर लाइव क्विज में अपने परफॉर्मेंस को चेक भी कर सकते हैं। बाकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मित्रों, जब बासेल कमेटी का नाम लिया जाए तो आपको 3 चीजें याद रखनी है। पहला, बासेल स्विट्जरलैंड के अंदर एक शहर है। दूसरा, यहां पर 2 कमिटियां बैठती हैं। एक तो है बैंकिंग सुपरविजन की कमिटी, इंटरनेशनल लेवल पे सब सेंट्रल बैंक्स के साथ कोलैबोरेशन को कोऑर्डिनेशन करने के लिए, और दूसरी कमिटी बैठती है हैजार्डस वेस्ट का इंटरनेशनल मूवमेंट या ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट। खैर, आज का मुद्दा एनवायरनमेंट नहीं, इकोनॉमी है, तो बासेल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन उसके नॉर्म समझते हैं। देखिए, कोई भी बैंक के अंदर कुछ पैसा आ रहा है
तो एक तो डिपॉजिट का पैसा है वो तो बराबर है, उसके अलावा ये कंपनी ने मार्केट में से शेयर्स के रूप में, बॉन्ड्स के रूप में भी पैसा उठाया होता है, और ये सारा पैसा बैंकर ने उन इन्वेस्टर्स को वापस करना है। तो बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब बैंकर की लायबिलिटी है, देयता है। और सामने ये जो पैसा बैंकर लोन में घुमा रहा है उसे हम कहते हैं वो बैंकर्स की एसेट्स है, क्योंकि बैंकर उसमें से प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पैसा कमाएगा। अब कुछ कुछ बार विजय माल्या टाइप के लोग आ जाते हैं जो ये लोन का पैसा वापस नहीं चुकाते हैं, हम क्या कहते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गया, मतलब एसेट तो है लेकिन वो परफॉर्म नहीं कर रही। खैर, तो एक तरफ बैंकों की ऐसी एसेट्स है, मतलब लोन्स, और सामने बैंकों ने जो कैपिटल पूंजी के रूप में उठाया, शेयर्स, बॉन्ड्स, वो दूसरी तरफ है। यहाँ पर डिपॉजिट नहीं है, ध्यान रखना है, क्योंकि बासेल नॉर्म्स शेयर बॉन्ड के आसपास उसकी बातें रहती है। तो अब ये जो तराजू है उसमें कुछ बैलेंस करना पड़ता है कि यदि इस बैंक के पास लोन में उन्होंने 100 रुपये घुमाए, 100 रुपये की एसेट है, तो उसके सामने कम से कम 9%, यानी कितना, 9 रुपया, इतना बैंक के पास कैपिटल, मतलब शेयर बॉन्ड्स के द्वारा उठाया गया पैसा होना चाहिए। बाकी का डिपॉजिट का पैसा है वो बराबर है। तो इसे कहा जाता है मिनिमम 9% CRAR, मतलब कैपिटल टू रिस्क वेड एसेट रेशियो। अब किसी कारण से मान लीजिए ये जो बैंक की एसेट 100 से, मतलब जिसको टेक्निकली कहते हैं रिस्क वेड एसेट्स RWA, 100 से बढ़ के हो जाए 300। अब क्या ऐसा कैसे हो सकता है? दो कारण हो सकते हैं। यदि ये बैंक ने ज़्यादा मात्रा में लोन दिया, या दूसरा कि इस बैंक का नॉन परफॉर्मिंग एसेट बढ़ रहा है, मतलब 100 रुपये लोन में दिए थे लेकिन वो सब विजय माल्या चुका नहीं रहा है, तो रिस्क मान लो 3 गुना हो गया। ये बोल के बासेल फॉर्मूला कहेगा देखो रिस्क वेड एसेट्स RWA 300 है। हाँ, तो इस प्रकार से अगर बैंक की एसेट 3 टाइम्स ज़्यादा हो गई तो क्या तकलीफ होगी? देखिए 9% रूल के हिसाब से अगर 100 एसेट है तो 9 रुपये कैपिटल होना चाहिए। तो यदि 300 एसेट हो गई तो 3 गुना ज़्यादा, यानी 27 रुपये कैपिटल होना चाहिए। लेकिन बैंक के पास तो 9 रुपये का ही कैपिटल है, डिपॉजिट में कितना पैसा है उसको कंफ्यूज मत करो, वो अलग चीज़ है। तो ये बैंकर के पास कैपिटल में 9 रुपीज़ हैं और रूल्स बोल रहे हैं नहीं, अब तुम्हारे पास 27 होने चाहिए। तो यानी कि 18 रुपये एक्स्ट्रा बैंकर ने मार्केट से, इन्वेस्टर से शेयर्स और बॉन्ड्स के स्वरूप में लाने होंगे। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिकैपिटलाइजेशन, बैंक का पुनः पूंजीकरण। कि कैपिटल तो था पर अभी और एक्स्ट्रा लाना पड़ेगा बासेल नॉर्म्स के लिए। तो बस यही सब रूल्स को कंप्लाई करने के लिए एसबीआई ने ये 25,000 करोड़ का QIP लॉन्च किया था। QIP मतलब क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, की जिसमें आम आदमी इन्वेस्ट नहीं कर सकता, सीधा इन्होंने सब टाटा म्यूचुअल फंड, LIC वगैरह इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स से पैसा उठा लिया। अब इसको थोड़ा आगे समझते हैं, यूपीएससी ने कुछ अलग अलग प्रकार के जो प्रश्न पूछे उस हिसाब से। तो मान लीजिए देना बैंक है, विजया बैंक है, ये सरकारी बैंक है, इनको भी बासेल कैपिटल लाना होगा। तो पहले तो सरकार बजट में पैसा दे देती थी, लेकिन बजट में क्या, कभी ज़्यादा देंगे, कभी कम देंगे। फिर उनको लगे अभी गरीबों की योजनाएं ज़्यादा चलाने की ज़रूरत है, तो ये कुछ सालों बाद तो इन्होंने ऐसा सब कैपिटल देने का जो पूरा प्रोग्राम था, जिसका नाम था इंद्रधनुष, उसे बंद कर दिया। और फिर सरकार ने इन सब बैंकों को बोला, सरकारी बैंकों को बोला कि तुम अब प्राइवेट इन्वेस्टर से मार्केट में से पैसा उठा लो, जैसा ये SBI QIP वगैरह करती है। अब यहाँ तकलीफ होगी। देखिए विजया बैंक, देना बैंक, ये सब कमज़ोर बैंक है, इतने फेमस और बड़े बैंक नहीं है। तो ये अपना कुछ भी QIP या फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर कुछ भी लाएंगे तो इन्वेस्टर कोई ज़्यादा इसको भाव देंगे नहीं, इसमें पैसा निवेश नहीं करेंगे। हालांकि दूसरी एक सरकारी बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, अगर वो अपना ऐसा कुछ इंस्ट्रूमेंट लाती है तो हाँ, थोड़ा बहुत विश्वास करके हम पैसा डाल सकते हैं। तब सॉल्यूशन क्या किया जाए? भारत सरकार ने सोचा कि देखो ये जो जितनी कमज़ोर बैंक है, विजया बैंक, देना बैंक, तो इनको हम बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर मर्ज कर देते हैं, इनका विलय कर देते हैं, ताकि बैंक ऑफ बड़ौदा जब ऐसा इंस्ट्रूमेंट निकालेगा तो इन्वेस्टर पैसा दे देंगे। तो इस प्रकार से सरकारी बैंकों का मर्जर किया जा रहा है ताकि बासेल रिकैपिटलाइजेशन में सुविधा रहे। ऑफ कोर्स और भी कारण है ताकि ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़े, कि एक ही शहर के अंदर ये 3 बैंक के 3 ATM बाजू बाजू में लगे हो, अब सिर्फ एक ही होगा मर्जर के बाद, तो एफिशिएंसी इंप्रूव होती है। इसी प्रकार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अलग अलग एसोसिएटेड बैंक्स थे, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर वगैरह, इन सब का भी विलय ओरिजिनल जो बड़ा वाला SBI है उसमें कर दिया गया। तो यानी मैं ये कहूँ कि हाँ, विलय इसलिए किया गया ताकि बैंकिंग व्यवस्था ठीक से चल सके, तो करेक्ट है। तो ये जो MCQ है उसमें मैंने सिर्फ अभी सेकंड स्टेटमेंट लिखा है, आप सिर्फ उतना पढ़िए वीडियो पॉज करके। 3, 2, 1। हाँ, तो ये तो करेक्ट है ना। अभी फर्स्ट स्टेटमेंट
देखिए, पहले आप पढ़ लो फिर मैं समझाता हूँ। फर्स्ट स्टेटमेंट ही पढ़ना। 3, 2, 1। तो देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि भारत सरकार ने सरकारी बैंकों में ये जो कैपिटल इन्फ्यूजन था बासेल नॉर्म्स के लिए, वो सतत रूप से बढ़ा है। मतलब हर साल दे दनादन पहले से ज़्यादा वो पैसा दे रहे थे, तो ऐसा तो हुआ नहीं। मैंने आपको बताया कभी कम कभी ज़्यादा और फिर तो बंद ही कर दिया। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो रॉन्ग है, स्टेडीली इंक्रीज तो हुआ नहीं। और दूसरा करेक्ट है, वो मैंने आपको बताया मर्जर हो रहा है। तो इस कारण से इसका जवाब क्या होगा? ओनली वन इज करेक्ट। ये 2018 प्रीलिम्स में पूछा गया। हालांकि ये टफ है इसलिए क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट तो चलिए जिन्होंने थियरी समझी है वो बना देंगे। फर्स्ट स्टेटमेंट ऐसा है कि वो नॉर्मल बुक्स में सारे ग्राफ्स हैं ही नहीं। वो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया CAG की वेबसाइट से आप उसका रिपोर्ट डाउनलोड करें कि भारत सरकार हर साल कितना दे रही है, तब हो सके। तो रियल में ये क्वेश्चन टफ था। वापस आते हैं। तो जो हमारी बात थी कि बैंकों के पास 100 रुपए के एसेट है तो उसके सामने 9 रुपए का कैपिटल लाना होगा। अब ये जो कैपिटल है तो बासेल नॉर्म में ये एक कैपिटल नहीं है, वो क्लासिफाई करता है टियर 1 कैपिटल एंड टियर 2 कैपिटल। टियर 1 कैपिटल के भी और फिर उसमें पेटा प्रकार सब टाइप्स होते हैं। एडिशनल टियर 1 कैपिटल और उसके फिर बॉन्ड्स होते हैं। यस बैंक में ऐसे बॉन्ड की सब कांड हो गई थी। कैपिटल कंजर्वेशन बफर, काउंटर साइक्लिक कैपिटल बफर, CCCB, ये सब में क्या होता है उसकी PhD नहीं करनी है। एक लाइन में जान लिया कि ऑल दिस थिंग्स आर एसोसिएटेड विद बासेल नॉर्म्स, दैट इज मोर देन इनफ। अब वीडियो पॉज करके ये क्वेश्चन आप ट्राई करें। 3, 2, 1। अब भाई ये तो आसान है। बासेल 3 नॉर्म क्या है? बैंकिंग सेक्टर और स्ट्रेस के साथ जुड़ा ये चीज़ है। खैर ये 2020 की इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम का क्वेश्चन आप देखिए। 3, 2, 1। देखिए यहाँ बासेल के नाम पे आप पाएंगे कि बैंकिंग तो लिखा नहीं है कोई भी ऑप्शन में। इसका कारण कि मैंने आपको आगे बताया था, जो स्विट्जरलैंड में बासेल कमेटी के नाम पे 2 कमेटी है, एक तो बैंकिंग वाली और दूसरा ये हैजार्डस वेस्ट का इंटरनेशनल मूवमेंट, या जिसे हम कहें ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट, उसके साथ जुड़ा। तो इस केस में जब बैंकिंग का कोई भी ऑप्शन नहीं है तो आपने ये ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट वाला ऑप्शन सही करना होगा। बाकी मित्रों ये अनअकैडमी के सारे पेड कोर्सेज 3 दिनों के लिए फ्री में अनलॉक किए गए हैं, लेकिन आप एक बात का ध्यान रखें कि 3 अगस्त को ये ऑफर कंप्लीट हो जाएगा। मतलब 3 अगस्त को आप रजिस्टर करेंगे तो समझो आपको 3 दिन मिलेंगे, 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख। तब तक आप ये जो भी GS और ऑप्शनल के सारे पेड कोर्सेज हैं आप देख सकते हैं। उसका स्टडी मटेरियल, हैंड आउट नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, उसके साथ जुड़े मॉक टेस्ट दे सकते हैं। दैट यू कैन डू। बाकी पिछले महीने के सारे इकोनॉमी के करंट अफेयर्स मैं लाइव स्ट्रीमिंग में पढ़ाने वाला हूँ, फ्री में पढ़ाने वाला हूँ अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे 6 तारीख बुधवार रात 9 बजे। उसका भी लिंक डिटेल में दिया है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। अनअकैडमी पे ये चीज़ फ्री है, लेकिन वहाँ पर फ़ायदा ये है कि जब आप यूट्यूब पर ऐसी चीज़ें देखते हैं तो साइड बार में डिस्ट्रैक्शन कुछ ना कुछ, कि वॉर 2 का ट्रेलर आ गया, दूसरा कोई फालतू वीडियो वो सजेस्ट कर रहा है जो परीक्षा के लिए काम की चीज़ें नहीं है, और आप भटक जाते हैं। जबकि अनअकैडमी में आप ये चीज़ जब फ्री में देखते हैं तो साइड बार में ऐसा कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, तो आपका पढ़ाई लिखाई में मन लगा रहता है। और यूट्यूब में एड्स में हमें जितना पैसा मिलता है उसके मुकाबले टीचरों को अनअकैडमी ज़्यादा पैसा देती है, तो हमारा भी फ़ायदा है। तो डू टेक बेनिफिट ऑफ दिस, लेट्स क्रैक इट। Unacademy. Let's crack it.